खबर यह है कि आज से दिल्ली के सियासी दंगल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने जा रही है। आज की बड़ी सियासी खबर यही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार युद्ध में आज से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरने वाले हैं। आज योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में 3 रैलियां होनी हैं। पहली रैली दोपहर को 2 बजे किराड़ी में होगी, दूसरी रैली शाम को 4 बजे करोल बाग में और तीसरी रैली शाम को 6 बजे जनकपुरी में होनी है। तो आज से दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में योगी आदित्यनाथ की पारी का आगाज हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के दंगल में योगी आदित्यनाथ की कुल 14 रैलियां होनी है, जिनमें से 3 रैलियां आज योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। तो हिंदुत्व की जिस पिच पर योगी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी बैटिंग की, चुनावी मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वही सियासी शोले दिल्ली में भी गिरने वाले हैं। योगी फैक्टर का दिल्ली में क्या हो सकता है असर, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बटेंगे तो जो नारा हरियाणा और महाराष्ट्र में हिट था, क्या वही नारा दिल्ली में भी फिट होने जा रहा है? राजधानी में बटेंगे तो कटेंगे नारे की आहट तेज हो चली है। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दिल्ली के महादंगल में सीएम योगी की ग्रैंड एंट्री होने जा रही है। 23 जनवरी को 3 जनसभाओं के जरिए योगी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की शुरुआत करेंगे। पहले किराड़ी, फिर जनकपुरी और उत्तम नगर में रैली करेंगे। जनकपुरी में पंडाल सज रहा है और सभा की तैयारियों को धार दी जा रही है। इंतजार हो रहा है कि योगी जब माइक थामेंगे तो क्या नैरेटिव सेट करेंगे। ठीक इसी जगह पर जो मंच है वो भी बनेगा। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा यही होनी है? हाँ, यही होनी है जी। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ कितना असर डाल पाएंगे दिल्ली के चुनाव? भाई वोट डालेंगे, बाबा का ये जलवा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उनका स्वागत है। हम लोग काफी उत्साहित हो रहे हैं ताकि उनको देखने के लिए एक बार, क्योंकि अच्छे मुख्यमंत्री है, वो आए और अच्छी भाषण दे। उनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा, स्पेशली इस एरिया में भी। तो यहाँ पे काफी वोटर्स है जिनको वो अट्रैक्ट करना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ के हटने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन सीएम रहते ही योगी अब केजरीवाल के गढ़ में हिंदुत्व की दहाड़ लगाने पहुंच रहे हैं। केजरीवाल की सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को भी गौड़ कर सकते हैं। 28 जनवरी को योगी मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा और पटपड़गंज में रैली करेंगे। 30 जनवरी को महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर और छतरपुर में जनसभा होगी। 1 फरवरी को पालम, बिजवासन और द्वारका में प्रचार करेंगे। हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ ये वो सीट है जहां सीएम योगी की जन्मभूमि और कर्मभूमि का खासा प्रभाव है। यानी योगी के जरिए बीजेपी पहाड़ी और पूर्वांचली वोटर को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश है। दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं की तादाद 30% से ज्यादा है। करीब 10% पहाड़ी मतदाता भी दिल्ली में है। योगी के जरिए विरोधी भी रिवर्स पोलराइजेशन के सपने संजो रहे हैं। योगी की एंट्री से पहले ही दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा नई शक्ल में दस्तक दे चुका है। आप विधायक अमानतुल्ला खान ने उर्दू के अल्फाजों में वोटों की लामबंदी शुरू कर दी। बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, किसी हालत में नहीं जीत सकती। जब जीतेगी जब आपका वोट तकसीम हो जाए। अगर आपका वोट तकसीम हुआ तो बीजेपी जीत जाएगी। उर्दू शब्द तकसीम का अर्थ बटना होता है, यानी अमानतुल्ला का भाव यही है कि मुस्लिम वोट बटा तो बीजेपी का फायदा होगा। डर भले ही बीजेपी का दिखाया जा रहा हो, लेकिन ओखला में अमानतुल्ला की मुश्किल कांग्रेस और AIMIM ने बढ़ा रखी है। और अब सवाल है कि दिल्ली में कौन बटेगा और कौन एकजुट रहेगा। तो देखिए, दिल्ली के दंगल में आज सिर्फ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि बीजेपी के 2 और मुख्यमंत्री भी हुंकार भरेंगे। उनके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा भी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा 2 रैलियां करेंगे। नजफगढ़ और शकूर बस्ती में नड्डा रैली करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की पालम में जनसभा होगी। मोतीबाग में पुष्कर सिंह धामी रोड शो भी करेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी प्रचार में उतरेंगे। मोहन यादव की आज रोहिणी में जनसभा होगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में आज नजर आएंगे। बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री आपको चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। तो एक और जहां आज बीजेपी के दिग्गज रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे, तो दूसरी तरफ इससे पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। क्या है वो मंत्र, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें उस वक्त की है जब पीएम मोदी दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे थे। आप सब कार्यकर्ताओं ने
जिसे अपना जीवन मंत्र बनाया है वो है मेरा बूथ सबसे मजबूत। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की और उन्हें टारगेट भी दिया। क्या इस चुनाव में सिर्फ विजय काफी नहीं है, हर बूथ 2 लक्ष्य तय कर सकता है। एक, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले 10 साल में जितना मतदान हुआ है उससे ज्यादा मतदान हमारे बूथ में होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों की याद दिलाकर पीएम ने कार्यकर्ताओं को उनकी शक्ति का एहसास दिलाया। साथ ही कांग्रेस और आप पर निशाना साधा। पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है। कहते फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि वो हर चुनाव से पहले पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और टास्क देते हैं। कार्यकर्ताओं में पीएम से सीधा जुड़ाव का भाव आता है। असर चुनाव नतीजों में दिखता है। दिल्ली में 13,637 बूथ बनाए गए हैं। बीजेपी के 2,25,000 सक्रिय कार्यकर्ता है। एक बूथ की जिम्मेदारी 17 से 20 कार्यकर्ताओं की होगी। इनमें से कोई पन्ना प्रमुख तो कोई शक्ति केंद्र का प्रमुख होता है। आपसी तालमेल के जरिए बीजेपी के ये कार्यकर्ता काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में इन्हीं कार्यकर्ताओं ने सभी 7 सीट बीजेपी की झोली में डाली थी। तो दिल्ली के प्रचार युद्ध में आज एक और बीजेपी के दिग्गज होंगे। तो कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी प्रचार के मैदान में उतरेंगे। राहुल गांधी भी आज रैली करेंगे। मुस्तफाबाद में शाम को 7 बजे राहुल गांधी की रैली होनी है और इस रैली पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी सदर बाजार में चुनावी रैली को संबोधित करने नहीं पहुंच सके थे। पार्टी की तरफ से बताया गया था कि वो अस्वस्थ होने की वजह से रैली में नहीं आ सके। लिहाजा अब नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या वो आज मुस्तफाबाद की रैली में आएंगे। तो देखिए, जिस दिल्ली में कांग्रेस 15 साल लगातार सत्ता में रही, वहां एक बार फिर से कांग्रेस सियासी जमीन तलाश रही है। शिखर से शून्य पर आने के बाद अब एक बार फिर से शून्य से शिखर तक पहुंचने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से आज भी कल की तरह एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और दावा है कि आज भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर बड़े खुलासे होंगे। भारत माता की भारत 12 साल में ये तस्वीर पलट गई है। मुद्दा तब भी भ्रष्टाचार का था, अब भी भ्रष्टाचार का है। तब केजरीवाल के निशाने पर कांग्रेस थी और अब कांग्रेस के निशाने पर केजरीवाल है। लेकिन सवाल है कि भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस साफ हो गई थी, क्या आपका भी वही हाल होगा? आपके पाप अभियान को शीर्षक बनाकर दिल्ली कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टैगलाइन थी, दिल्ली की सेहत पर भ्रष्टाचार का वार, बेशर्म केजरीवाल सरकार। इन 13 शब्दों में कांग्रेस के तल्ख तेवरों ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है कि दिल्ली में दुश्मन नंबर 1 आम आदमी पार्टी है। सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है, हेल्थ के मुताल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन की मौजूदगी इस बात का भी प्रमाण है कि दिल्ली में कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की दोस्ती को पूरी तरह भुला चुकी है। पहले केजरीवाल को देशद्रोही करार देने के बाद अब अजय माकन की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई थी, लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे पर भी खुलकर खेल रही है। ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। और जो दूसरी बात मैंने कही कि ये क्यों राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, वो भी चुनाव से पहले उसकी भी अलग से इसी प्रकार से प्रेस वार्ता करके उसको भी मैं यहाँ पे खोलूंगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस के ठंडे प्रचार अभियान से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नाखुश थे। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के नेताओं को रणनीति बदलने के निर्देश दिए गए थे। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी इसी कड़ी में जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने जोर लगाया तो घाटा आपको ज्यादा होगा। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं।
2020 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की एससी आरक्षित सभी 12 सीटों पर आप को जीत मिली थी। 5 मुस्लिम विधायक जीते, सभी आप से थे। आम आदमी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन से अब तक कांग्रेस को कई राज्यों में नुकसान हो चुका है। जहां आप बढ़ी है, कांग्रेस घटी है। लिहाजा अब आपके गढ़ में सेंध मारकर कांग्रेस अपने बाकी गढ़ों को वापस लेने की तैयारी में है। दिल्ली के प्रचार युद्ध में आज एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी उतरेंगे। ओवैसी आज ओखला में अपनी पार्टी के उम्मीदवार शिफाउर रहमान के लिए प्रचार करेंगे। पहले ओखला के बटला हाउस इलाके में पैदल मार्च होगा, उसके बाद शाम को शाहीन बाग में रैली करते नजर आएंगे। बीजेपी, कांग्रेस और एआईएम चीफ देखिए असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। तमाम पार्टियों के बड़े दिग्गज दिल्ली के चुनावी मैदान में आज उतरने वाले हैं। खबर है सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले से जुड़ी। खबर यह है कि सैफ अली खान पर हमले के लिए इस्तेमाल हुए चाकू का तीसरा टुकड़ा भी मिल गया है। आरोपी शरीफुल ने हमले में इस्तेमाल चाकू का एक टुकड़ा बांद्रा लेक के पास फेंक दिया था। कल मुंबई पुलिस की टीम आरोपी को बांद्रा लेक के इलाके में लेकर गई और चाकू का तीसरा टुकड़ा बरामद किया। करीब 1.5 घंटे तक वहां पर जांच पड़ताल की गई। इस बीच एक सैलून मालिक से भी पूछताछ हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने बाल कटवा लिए थे। एक रिक्शा चालक से भी पूछताछ की गई है। बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, जो चाकू का तीसरा टुकड़ा था वो भी बरामद कर लिया है मुंबई पुलिस ने। बांद्रा लेक के पास चाकू का तीसरा टुकड़ा मिला है। एक सैलून मालिक से पूछताछ की पुलिस ने और तब पता लगा कि अपनी पहचान को छिपाने के लिए आरोपी ने अपने बाल कटवा लिए थे ताकि कोई पहचान ना पाए। तो एक तरफ सैफ पर हमले की पड़ताल जारी है, सबूत पर सबूत मिल रहे हैं, तो दूसरी ओर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सियासी बवाल भी खड़ा हो गया है। सवाल सैफ के बॉडी लैंग्वेज को लेकर है। पूछा जा रहा है कि जख्म गहरा था तो फिर 5 दिन में सब सामान्य कैसे हो गया। सवाल तो अब उस गिरफ्तार आरोपी पर भी उठ रहे हैं। 5 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद सैफ अली खान मंगलवार को वापस अपने घर लौट गए। 16 जनवरी को घर में घुसकर सैफ को चाकू मारने वाला आरोपी भी पुलिस की पकड़ में आ गया। लेकिन ना तो सैफ पर हुए हमले की पहेली सुलझी, ना ही इस मामले से जुड़े सवाल खत्म हुए, जिसकी एक वजह है एक्टर को चाकू मारने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल शहजाद और दूसरी वजह है खुद सैफ अली खान। सबसे पहले बात सैफ अली खान की, जो 16 जनवरी को हुए हमले के बाद मंगलवार को पहली बार लीलावती से बाहर निकले तो उनकी चाल ढाल से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो बुरी तरह घायल होकर 5 दिन से अस्पताल में थे। मंगलवार को सैफ जब घर जाने के लिए अस्पताल से निकले, गर्दन पर चोट के निशान और पट्टी के अलावा सैफ अली खान पूरी तरह फिट और एक्टिव नजर आए। इसलिए सैफ को देखकर हैरानी जताने वाले सवाल कर रहे हैं कि जिसकी पीठ में चाकू का टुकड़ा घुसकर फंस गया, जो गंभीर हालत में किसी तरह अस्पताल पहुंचा, जिसके इलाज के लिए 6 घंटे लंबा ऑपरेशन चला, वो भला 5 दिन में ही पूरी तरह फिट कैसे हो गया। इसलिए शिवसेना नेता संजय निरुपम मेडिकल साइंस के जानकारों से सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है, अगर हाँ तो कैसे। डॉक्टरों ने कहा कि 2.5 इंच का चाकू अंदर घुस गया था। डॉक्टरों ने कहा कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला। फिर ऑटो वाले ने कहा कि वो लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचे थे। उसके बाद 16 जनवरी की घटना होती है और 20 जनवरी आते आते आप पूरी तरह से फिट अपने घर पहुंच जाते हैं। तो ये अपने आप में एक अचंभित करने वाला दृश्य है। तो मैं ये सवाल मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी पूछ रहा हूँ कि क्या ये संभव है। माना जाता है कि सैफ अली खान फिजिकली बॉडी फिट हैं, जिम जाते हैं, हो सकता है। तो क्या ऐसा एक इम्यूनिटी सिस्टम इनका इतना मजबूत होता है क्या? लेकिन शिवसेना के दूसरे धड़े यूबीटी के संजय राउत के मुताबिक सैफ की सेहत लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की ही लीला है। अब ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे देश के अच्छे कलाकार हैं। सैफ पर हमले के मामले में आरोपी के चेहरे ने भी इस मामले में सस्पेंस गहरा दिया है। सोशल मीडिया पर यह बहस तेज है कि मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आए शरीफुल शहजाद और हमले के दिन सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी के चेहरे मेल नहीं खा रहे। दोनों तस्वीरों को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि तस्वीरों में दिख रहे दोनों शख्स के चेहरे, मोहरे, माथे, आंखों और नाक में कोई भी मैच नहीं है। इसी बीच सैफ अली खान ने उस ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा को घर बुलाकर मुलाकात की, जिसने हमले के बाद एक्टर को अस्पताल पहुंचाया था। वही बोले बहुत अच्छा, तुम जल्दी मुझे पहुंचा दिए, दर्द तो हो रहा था, तुम बहुत तेजी से रिक्शा लेके आए हो। वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस ने सैफ के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी।